नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 24 का रण में। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय तो नहीं बचा है। इसी कड़ी में चुनाव से पहले लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। चुनावी बेला में जहां सत्ताधारी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप दिन भर की राजनीतिक खबरें देखिए। चुनावी सभाओं में अक्सर नेताओं की जुबान फिसल जाती है, या यूं कहिए कि चुनावी वार पलटवार में हमारे माननीय मर्यादा भूल जाते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। चर्चा हो रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर। उन्होंने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर के विवादित टिप्पणी की, जिस पर दिन भर वार पलटवार का सिलसिला चला, जिसके बाद से सुरजेवाला बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। उन पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस बयान को लेकर के यह हंगामा मचा है रणदीप सुरजेवाला का, वो बयान आप सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो ये बनाते होंगे। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। तो वहीं खुद हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है और उनके समर्थन में उतरी बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी कांग्रेस नेता सुरजेवाला पर निशाना साधा। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए। अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक। मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ। और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है। वो उनका काम है कहना। विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए। खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। हेमा मालिनी जी के बारे में उनको कुछ नाचने गाने वाले कुछ ऐसा गलत अभद्र कहा। क्या हमारे वेदों में सामवेद की कितनी वर्णन है। सामवेद जहां पे नृत्य, संस्कृति और संगीत के बारे में हर तरह से विश्लेषण किया गया है, ज्ञान दिया गया है। वो एक महिला है, वो एक कलाकार है। एक 75 ईयर ओल्ड बुजुर्ग महिला के बारे में वो उनको नहीं छोड़ते, तो वो मुझे कहां छोड़ेंगे? क्या वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी सुरजेवाला पर जमकर निशाना साधा। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इस तरह का बयान ये देश की महिलाओं का अपमान है, ये बेहुदा बयान है। इस तरह का बयान कभी नहीं था ना, जिस तरह के हेमा मालिनी
डी.के. नित्या वो अभिनेत्री हैं, स्टार हैं, देश और दुनिया नेता भी हैं, कई बार सांसद रही है। इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। और जो हालत कांग्रेस की जो हो रही है, यही तो कारण है 400 पार। जो इस तरह के बयान ये देते हैं, इस तरह के बेहुदे बयान देते हैं, यही कारण जो कांग्रेस की हालत खराब है। देखिए, सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, और वो 33% रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास हो चुका हुआ है, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर न सिर्फ वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है, बल्कि उनकी मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। महिला आयोग ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। जवाब इस मामले में मांगा गया है। भद्र टिप्पणी है जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। बेटियों को शर्मसार कर देने वाले, बेटियों की इज्जत ना करने वाले, मुझे हैरानी है। बेटी हूँ, कर सकती हूँ, अभी तक चुप क्यों है? अब तक तो उनको एक्शन ले लेना चाहिए था। विमेन कमीशन इस तरह की हरकतों को बेयर नहीं करता। आई हैव सेंट अ नोटिस टू सुरजेवाला 20 minutes back. This is the notice. I'm going to forward you all. एंड मैंने ये नोटिस की कॉपी उदय भान जी, जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी भेजी है। आपके माध्यम से मेरी ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाएगी, और पहुंचनी चाहिए। हम सबकी बेटियां बराबर है। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने कहा, बल्कि वो, अब आप सोचिए, वो महिला ने कहा, क्या हमें कहना चाहिए कि क्या रेट है फलाना ढिंकाना? हिमाचल की हमारी जो एमपी की टिकट मिली है कंगना रनौत जी को, उनके बारे में क्या हमें इस तरह के बयान देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम सबके परिवार में महिला होती है। अगर मेरा जन्म हुआ है तो एक महिला तो है जो उसको मैं जानती हूँ, मेरी माँ। एक माँ तो हर एक के घर में होगी ना, अगर हम पैदा हुए हैं तो अगर हम इस तरह की हरकतें, इस तरह की औछी भाषा का प्रयोग, मुझे लगा सुरजेवाला जी बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन सभ्यता के चेहरे में इतनी असभ्य बात करेंगे, इस बात का दुख है मुझे। और लोकसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा का सियासी तापमान भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेताओं के बयानों पर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया, जिसमें साल 2019 के चुनाव में रोहतक और सोनीपत सीट पर हार को लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद सीएम सैनी समेत बीजेपी के सीनियर नेता उन पर तंज कस रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान छठे चरण में होना है, लेकिन सियासी तापमान लगातार अभी से बढ़ रहा है। सभी दलों के नेता अपने अपने कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बयान सियासी दिग्गज दे रहे हैं। और बयानबाजी के इस दौर में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करीब एक हफ्ते पहले ऐसा बयान दिया, जिस पर अभी तक भी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। और इस बयान पर बीजेपी के दिग्गज जमकर चुटकियां ले रहे हैं। सीएम नायब सैनी समेत बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान, जिसमें वो पिछली बार के चुनाव में पिता पुत्र की हार का कारण बता रहे हैं। क्योंकि रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे, जब भी तो हार गए दोनों,
अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने की वजह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताई, तो बीजेपी नेताओं ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया और इस बार भी चुनाव में उतरने की चुनौती दी। सीएम नायब सैनी ने तो यहां तक कह दिया कि हुड्डा हार के डर से चुनाव से भाग रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी उनके इस बयान पर चुटकी ली। देखिए, वो सपने देखते रहते हैं, उनकी पहले तो ये नहीं हौसला हो रहा कि हम इस सीट से लड़ लें। पिछली बार तो हुड्डा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था, जब देखा भी नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाया, उसको भी हार देखनी पड़ी और उसके मन में ये डर है कि अब की बार भी मैं हार देखूंगा और अब की बार वो बोलता है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। शैलजा भी अंदर खाते बोलती है मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, परंतु पार्टी का दबाव है कि लड़ना है, फेस करना है, चाहे हार जाएं। उनको जानकारी है कि बहुत से लोग तो इधर उधर बगले झांक रहे हैं कि कौन लड़े कौन ना लड़े, कौन जाए कौन ना जाए, और बहुत ही स्पष्ट एक जो संदेश कांग्रेस के हमारे नेता पिता पुत्र के कारण से आया है कि पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे इसलिए दोनों हार गए थे, इस बार एक लड़ेगा, तो उससे तो स्पष्ट ही हो गया कि वो पिता पुत्र ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनका पार्टी नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है, वरना अगर पार्टी हो ये ठीक है, पिता पुत्र यानी परिवारवाद के नाते से हम उसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर पिता पुत्र लड़ भी जाते हैं और पार्टी काम करे और जनता साथ दे तो जीतने में क्या दिक्कत आती है। उनको यही चिंता होगी कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा बेटा हार जाएगा, बेटा काम नहीं करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो इस कहानी को सब समझ चुके हैं। इस बयान पर जहां बीजेपी के नेता जमकर तंज कस रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी मुकाबले से भाग रहे हैं, तो वहीं सियासी गलियारों में भी ये बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहे और अपना चुनावी शंखनाद बिहार की जमुई से उन्होंने बिहार में किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में जो हुआ वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। बिहार और देश को बहुत आगे लेकर जाना है। इतना ही नहीं, पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकालकर लाया है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार सुबह ही पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर दोपहर में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। गौरव वल्लभ के अलावा कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा ने भी पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और उनमें से ये 2 बड़े नेता भी अब बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने
कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है, व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में वो क्यों शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ मौजूद हैं। आपने कांग्रेस की आप आवाज माने जाते थे और अब आप अपने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया आपका? देखिए, मैंने अपना जो पत्र जो कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लिखा, उसमें मैंने 3 मुख्य मुद्दे उठाए, और ये मुद्दे मैंने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं के सामने उठाए, पर उन्होंने इन मुद्दों के प्रति कोई भी अपना दृष्टिकोण चेंज नहीं किया। पहला मुद्दा कि जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं और कांग्रेस पार्टी उस समय मौन चुप रहती है, तो क्या ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? दूसरा इश्यू कि भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर देते हो। अब तो 2-3 महीने हो गए, तो आपको 3 महीने में भी जाने का समय नहीं मिला। और तीसरा, मैं हमेशा अपने आप को असहज महसूस करता हूं कि मैं उन्हीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के खिलाफ बोलूं जो पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने देश में लागू की। क्या हमारे देश में वेल्थ क्रिएशन या मुनाफा कमाना, पूंजी लगाकर मेहनत करके मुनाफा कमाना, हमारे स्टार्टअप 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न हो गए, क्या वो पापी है? क्या वो गलत है? तो वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना, सनातन के बारे में अपशब्द को मौन स्वीकृति देना और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय से मैं क्षुब्ध था। मैंने हर स्तर पर, पार्टी के हर स्तर पर इन सवालों को उठाया, और जब मुझे लगा कि अब इन सवालों को उठाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड को बिल्कुल चेंज करने के मूड में नहीं है, तो मुझे लगा कि जब मेरी आइडियोलॉजी और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मैच ही नहीं कर रही, तो मैं वहाँ क्या करता। भारतीय जनता पार्टी की किस आइडियोलॉजी से आप प्रभावित हुए हैं कि समझ में आता है कि कांग्रेस में आप असहज महसूस? देखिए, जो मैंने 3 मुद्दे गिनाए, मैं हमेशा कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान हो। दूसरा, मैं कहता हूं कि धर्म और राष्ट्र का निर्माण एक दूसरे का पूरक है, बिना धर्म के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और तीसरा, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, जो स्टार्टअप्स को गाली, जो भी पैसा कमाए उसको गाली, विनिवेश को गाली, उदारीकरण को गाली, निजीकरण को गाली, वैश्वीकरण को गाली, मैं ये चीज़ें उससे सहज नहीं था। और मुझे लगता है, और मैंने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसमें मैं अपना योगदान जरूर निभाना चाहूँगा।
एक आखिरी सवाल, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या आप रोल निभाते हुए नजर आए? मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, क्योंकि मैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करके अपने निर्णय नहीं लेता। जो मेरे दिल की आवाज़ होती है उसके आधार पे मैं निर्णय लेता हूँ। जब कांग्रेस पार्टी के 42 सांसद थे तब मैंने उनके लिए अपनी लाखों की महीनों की नौकरी को छोड़ के उनका काम किया। तो मैं अपने दिल से निर्णय लेता हूँ, पर एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में एक गिलहरी जितना ही योगदान क्यों ना हो, पर मैं वो योगदान जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे गौरव बल्लभ को, जिन्होंने भी भाजपा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा भी गुरुवार 4 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये भी बिहार में कांग्रेस को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अनिल शर्मा और गौरव बल्लभ के साथ ही इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए बिहार के वरिष्ठ नेताओं में से एक पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से टिकट दिया है। पूर्णिया से उन्होंने अपना नामांकन भरा है और पप्पू यादव ने यह कहा कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है, क्योंकि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है कि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा, चाहे वो लालू यादव जी की दोनों बच्ची हो, वहां भी जाके मदद करूंगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर एस्टेब्लिश्ड हो, कांग्रेस और देश चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने। बहुत जात पात हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया। अब इस देश की इकोनॉमी की बात हो, इस देश के युवाओं की बात हो। और बीजेपी सांसद मथुरा से तीसरी बार पार्टी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन भरने के बाद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, विकास के लिए और विकसित मथुरा के लिए जो भी जरूरी है वो सभी काम होंगे। हेमा मालिनी जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी, उस दौरान की तस्वीरें, उनके साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आए। और ये वो तस्वीरें हैं जब उन्होंने नामांकन भरा और नामांकन भरने के बाद उन्होंने यह कहा कि विकसित मथुरा के लिए आगे काम होंगे। तो राजनीतिक उठापटक, सियासी घमासान, ये सब लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा करती है और विपक्षी दल चुनाव के परिणाम में उनका क्या कुछ परिणाम यहां पर देखने को मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।